हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने ईज ऑफ लर्न चैनल पे। आई हैव नॉट अपलोडेड एनी वीडियो फॉर लास्ट 2-3 days जस्ट बिकॉज माई कॉलेज एग्जाम्स आर गोइंग ऑन ओके एंड आई विल बी नॉट एबल टू अपलोड टिल अ मंथ बिकॉज यार मेरे भी फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 1 सितंबर से और भी सेशनल स्टार्ट हो रखे हैं, इसलिए मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आई नीड टाइम बट आई विल कंटिन्यू आफ्टर ए मंथ ओके फॉर श्योर, but in between I will try to cover 1 or 2 topic okay and without any delay let's get move to slides. So today we will cover arrays. Array is a very important data type in every language, चाहे सी लैंग्वेज की बात करें, सी प्लस प्लस, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज, सबके अंदर एरेज का यूज़ होता है और सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है, जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, डिक्लेयर एंड डेफिनेशन का तरीका डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होता है हर लैंग्वेज में, उनका जो सिंटेक्स होगा वो थोड़ा अलग होता है। ओके, now what are arrays? Let's try to understand with the help of an example. Like where we put our same type of data, like if you have collection of different sketch color, तो स्केच कलर को एक साथ में रखोगे ना सबको एक बॉक्स के अंदर, ताकि जब भी चाहिए वापस उस बॉक्स में से हम लोग ले सकें आसानी से। वरना तो ब्लू कलर कहीं और रख दिया है तो ब्लैक स्केच कलर कहीं किचन में रख दिया है, तो ऐसा करने पे क्या होगा, एक कलर कहीं और एक कलर टाइम पे जब भी हमें चाहिएगा हमें कोई भी कलर टाइम पे नहीं मिलने वाला है ना, होता है ऐसा। Let's take another one. Your old documents, including your mark sheet, degree, certificate, your Aadhaar card, passport, every important document is placed in a single file in a well organized way, right? Your books and copies are placed into a single location. So what I'm trying to make you understand that every data that of same type should store in a single place, okay? Like if you guys want to store a list of 20 students' name, then what will you do in C? Will you create 20 variable names for each name? I don't think that anyone preferred to write 20 variables and then store those names into them. And what about when you want to access or print all 20 names? Then again you need to write 20 variable names. And इतने आलसी हैं हम, इतना लंबा प्रोसेस कभी फॉलो नहीं करने वाले। तो what should we use to store our same type of data? Here data means what? Derived data type. And what I have told you that where these data are going to derive, they derive from primitive or primary data types. And our primary data types are integer, character, float and double. So we can say that we can store a list of data in array but of same type. और ये डेटा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है, ताकि कभी भी एक्सेस करना चाहो विदाउट एनी सर्चिंग प्रोसेस वी कैन एक्सेस आवर डेटा इजीली। ओके, एंड कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन का मतलब होता है, स्टोरेज का मतलब होगा कि एक के बाद एक डेटा स्टोर होगा, कुछ भी रैंडमली स्टोर नहीं होगा, कहीं एक लोकेशन पे यहाँ हो रहा है स्टोर, कहीं दूसरे मेमोरी में कहीं और जगह जाके स्टोर हो, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यूस वे में स्टोर होगा। ठीक है, so here the syntax of declaration of arrays, like first we have to write data type, then variable name and then size. Size means array का size, मतलब हम लोग इस array के अंदर कितने डेटा, कितना डेटा स्टोर करवा सकते हैं, और डेटा टाइप मतलब किस टाइप का डेटा हमें स्टोर करवाना है। लाइक अगर मुझे करेक्टर मतलब अगर मुझे अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्टोर करवाने हैं तो मैं लूँगी करेक्टर, अगर मुझे इंटीजर स्टोर करवाने हैं तो मैं लूँगी इंट करेक्टर, अगर मुझे डेसिमल पॉइंट्स लेने हैं, डेसिमल नंबर्स लेने हैं तो मैं लूँगी फ्लोटिंग नंबर। ओके, दिस इज द सिंटेक्स ऑफ एरेज, डिक्लेरेशन ऑफ एरेज। नाउ द इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, कंपाइल टाइम से भी हो सकता है एंड एक रन टाइम से भी हो सकता है। कंपाइल टाइम पे तो हम लोग क्या करेंगे कि उसको खुद पहले प्रोग्राम के टाइम पे हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं वैल्यूज़ को, एंड रन टाइम पे करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर स्कैनर फंक्शन यूज में लेते हैं, ताकि हम लोग उसको जब डेटा ज़्यादा होता है, जब हमें डेटा रैंडमली लेना पड़ता है, फिक्स डेटा नहीं होता हमारे पास, उस टाइम पे हम लोग रन टाइम का यूज़ करते हैं। नाउ इनिशियलाइजेशन का सिंटेक्स होता है डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, जहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे n साइज़ लिया है तो मैं यहाँ पे वैल्यू n ही लूँगी, n+1 नहीं ले सकते हम यहाँ पे, फिर एरर आ जाएगा क्योंकि हमने साइज़ यहाँ पे डिक्लेयर कर चुका है, तो मतलब ये इतनी मेमोरी रिजर्व कर चुका है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा, पर हाँ इससे कम ले सकता है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर वो गार्बेज वैल्यू वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। For example, if I want to store 4 numbers only, then I will take an array of integer type in which only integer values will place. Okay, and yes, we cannot include floating number or strings in that list. Why so? Because we have taken integer data type, so we can take only integer values, nothing less. Please take care of this thing. Like I have declared an array like this. Character, student name and size is 10. यहाँ पे करेक्टर की जगह कोई भी डेटा टाइप हम ले सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, एनीथिंग, जिस भी टाइप का डेटा हमें स्टोर करवाना है। अब यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है, मतलब 10 जो है वो एरे की साइज़ अब डिक्लेयर हो चुकी है। अब इसके अंदर हम सिर्फ
मैक्सिमम 10 डेटा स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ I want to store the roll number of 10 students, then we will take integer as data type like this. Here data type is integer and roll number is variable name and 10 is size. Okay. These was the declaration of array. Now see the initialization of array. Okay. As I already told you that initialization of array can be done in two ways. We can initialize at compile time as well as runtime. Like if I am taking an example for initializing the arrays at compile time. वैसे तो एरेज के अंदर पढ़ने के लिए ना बहुत कुछ है, मतलब इतना डीपली में मैं नहीं पढ़ना, हमें प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है, हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। हम सिर्फ कंसेप्ट सीखेंगे। ओके, आई हैव एन एग्जांपल लाइक दिस इंटीजर A5 एंड यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 0 -1 2 3 4 इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं। ऐसे कर्ली ब्रेसेस लेंगे हम लोग एंड देन उसके बाद में सेमीकोलन लग जाएगा। और ये एक राइट सिंटेक्स है, अगर सेमीकोलन भी नहीं लगाएंगे ना तो एरर आ जाता है। और ये एमसीक्यू के अंदर पूछा जा सकता है कि सिंटेक्स क्या होता है इनिशियलाइजेशन का। तो यहाँ पे इंटीजर जो है, ये मेरा कर्सर जहाँ पे मूव ऑन हो रहा है, यहाँ पे जो इंट है डेटा टाइप है, ए इज़ अ वेरिएबल नेम, 5 इज़ अ साइज, लाइक इतनी हम लोग साइज की स्टोर करवा सकते हैं वैल्यूज़। और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इंटीजर्स आएंगे, फ्लोटिंग नंबर्स या फिर स्ट्रिंग्स नहीं लेंगे हम लोग। 0 -1 2 3 4। और अभी मैंने बोला था ना कंटिन्यूस मेमोरी वे में स्टोर होंगे, तो जैसे कि कंटिन्यूस मेमोरी मतलब पहले जब मैंने 0 लिखा है तो पहले प्लेस पे आएगा, पहले ब्लॉक के अंदर ही आएगा। जैसे -1 बाद में लिखा है मैंने तो ये, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो 0 है ना, हमारे पास अब साइज़ तो 5 है, लेकिन इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, जब इसको एक्सेस करना चाहेंगे हम लोग तब कैसे करेंगे। यहाँ पे सेम तरीका होगा, बस यहाँ पे 5 की जगह जैसे मुझे अगर 2 वैल्यू एक्सेस करनी है, 2 वैल्यू मुझे प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर होता है, इस 0 का होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 3, इसका होगा 4। अगर मुझे 2 स्टोर करवाना है, एक्सेस करवाना है, तो मैं लिखूँगी यहाँ पे A एंड 0 1 2 2 हो जाएगा यहाँ पे इंटीजर A और ब्रैकेट में आ जाएगा 2, तो हमारी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2। यहाँ पे 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 नहीं आएगा। यहाँ पे हर चीज़ में अगर डेटा भी कुछ और होता, स्ट्रिंग भी होती, करेक्टर मतलब कुछ भी होता ना, फ्लोटिंग नंबर भी होता, तब भी हम लोग ऐसे ही एक्सेस करते हैं। हमेशा 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स नंबर, और एक्सेस भी हम इंडेक्स नंबर से ही करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक अगर मैंने यहाँ पे साइज़ को डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक है, और मैंने साइज़ लिख दी यहाँ पे, तो भी हमारा एरर नहीं आएगा। ये मेमोरी रिजर्व करता जाएगा, जितनी हम लोग वैल्यूज़ दी हैं उतनी, ठीक है। इसके अंदर भी एरर नहीं आएगा, बिल्कुल वैलिड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दिस, अगर मैंने साइज़ दे दिया 5 पर मैंने डेटा स्टोर करवाया 1 2 3 ओनली, 2 ब्लॉक्स हमारे खाली रह गए लास्ट के। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे 0 वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर 0 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जो भी हमारे खाली ब्लॉक्स होते हैं वो खाली नहीं रहेंगे, उसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जितने बाइट ये रिजर्व करेगा ना वो करेगा ही करेगा। अगर मैंने साइज़ यहाँ पे 5 दिया तो मतलब उतना मेमोरी ये रिजर्व करेगा ही करेगा। उसके अंदर फिर जो खाली रह जाते, जो हम लोग वैल्यू नहीं देते, वहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक इंटीजर A और मैंने साइज दे दी यहाँ पे 5। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 0 लिखी है, अभी हमें नहीं पता कौन से इंडेक्स नंबर में जाके स्टोर होगी, बट हाँ अगर हमने एक वैल्यू दिया है तो मतलब ये 0 जो है वो 5 ब्लॉक्स में स्टोर हो जाएंगे, पूरे के पूरे के अंदर एरे के अंदर हमारा 0 स्टोर हो जाएगा। नाउ देर आर 3 टाइप ऑफ एरेज, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। और मल्टी डायमेंशनल को 3D एरे भी कहा जाता है। ओके, वी हैव डन विद 1D एरे, I mean that we have just studied is all about 1 dimensional array. Now let's talk about 2D array. Why do we need 2D arrays? Like if we want to store marks of 20 students in 5 subjects, then how can we initialize? If we don't have 2D arrays, we will initialize like this 5 times. Okay, मुझे 5 बार डिक्लेयर करना पड़ेगा, मार्क्स 1 के लिए, मार्क्स 2 के लिए, ऐसे मार्क्स 3 के लिए, मार्क्स 4 के लिए, मार्क्स 5 के लिए, ठीक है। 20 स्टूडेंट्स हैं इसलिए 20 यहाँ पे लिए, मतलब सब्जेक्ट्स हमारे पास 5 होंगे। ऐसे ही अगर ये तो सिर्फ 5 के हैं, अगर हम मुझे फिर 10 का लेना पड़े तो हम लोग इतना थोड़ी ना ले सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसका 2D अरेज में कर सकते हैं, ताकि हम लोग एक ही लाइन के अंदर लिख सके पूरा। ओके, हमें इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 2D अरे की हेल्प से हम लोग सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। कैसे, ऐसे इंटीजर मार्क्स यहाँ पे मैं 5 दूंगी, और यहाँ पे 5 जो होगा वो हमारा रो नंबर को इंडिकेट करेगा, एंड 20 जो होगा वो हमारा कॉलम नंबर को इंडिकेट करेगा। इसकी हेल्प से
अब इतना सिर्फ एक लाइन लिखो या फिर इतना लिखो, कौन सा प्रेफर? द जनरल वे ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ 2D arrays is like this. First we have to write down data type, then variable name, and then row number and column number. Initialization syntax is data type, variable name, then n1, n2. n1 indicates row number, n2 indicates column number, and here we have to write down the values for both n1 and n2. Now this is the one method of initialization. ओके अब ये टेबल में कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो रहा है, जैसे कि दिख रहा है ना, कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर हो रहा है। जैसे कि हमने क्या लिया, टू रो लिए हैं, है ना, 2 रो लिए हैं और 3 कॉलम्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टोर करवा दी। अब ये कंटिन्यूस मेमोरी में स्टोर होगा, लाइक 1 2 3 पहला पूरी रो स्टोर होगी, उसके बाद में दूसरी रो में आएगा, फिर अगर और डेटा आता तो तीसरी रो में आता। अगर मैं यहाँ पे 3 रो लेती तो नीचे आता, फिर नया बिल्कुल कंटिन्यूस वे में स्टोर होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे स्टोर होगा। और हम दूसरे मेथड से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल में किया हुआ मैंने, जैसे ऐसे हम लोग ऐसे भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस लेके, जैसे ये एक रो का डेटा हो गया, ये दूसरे रो का डेटा होगा। अब दिख रहा है कि ये जो एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक का मतलब क्या है, 1D एरे है, और ये नीचे वाला 4 5 6 जो दिख रहा है हमें, ये भी 1D एरे है। इसीलिए हम लोग इसको एरे के अंदर एरे है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एरे ऑफ एरेज। 2D एरेज को एरेज ऑफ एरेज भी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स बन रही है ना पूरी, इसलिए इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है 2D एरेज को। एग्जाम्पल हो रहा है इंटीजर, अगर मैंने यहाँ पे रो नंबर नहीं दिया, ठीक है, लेकिन मैंने कॉलम नंबर दिया है, तो हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा, कुछ भी एरर नहीं आएगा। लेकिन कॉलम नंबर देना मैंडेटरी है, अदरवाइज कंपाइलर विल गिव एरर, ठीक है। ये बिल्कुल भी इनवैलिड है, यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि कॉलम नंबर मैंने यहाँ पे नहीं दिया, तो स्क्रिप्ट खाली रख दिया। ये 2 by 3 की मैट्रिक्स बनी है यहाँ पे, क्योंकि हमने 2 रोज 3 कॉलम लिया है। नाउ मूव टू 3D एरेज। अब 1D एरे में जो हम डिक्लेयर कर रहे थे, तब सिर्फ एक बार ब्रैकेट ले रहे थे ना, मतलब सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट था हमारे पास। 2D एरेज में 2 सबस्क्रिप्ट थे, और 3D एरेज में हम लोग 3 सबस्क्रिप्ट लेंगे। अब यहाँ पे सेकंड वो रो नंबर को इंडिकेट करता है, एंड थर्ड सबस्क्रिप्ट या फिर थर्ड ब्रैकेट जो होगा वो क्या करेगा, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हमने 2D एरेज में करे थे ना, सेम वैसे ही। पर और ये जो पहला ब्रैकेट होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, मतलब कि बोल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है मेरे पास, ये 2 by 3 की एक मैट्रिक्स है मेरे पास, तो यही मैट्रिक्स कितनी बार लिखनी है हमें, यही साइज हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे इंट ए 2 2 3, 2 तो हमारा रो नंबर है, सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है वो हमारी रो नंबर को इंडिकेट कर रही है, थर्ड वाली हमारी कॉलम नंबर को इंडिकेट कर रही है, और जो पहला हमने 2 लिखा है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितनी मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स बन रही है, क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यू है यहाँ पे, इसलिए 2 by 3 की 2 मैट्रिक्स बनी है। 3D अरेज में हमें एक एक्स्ट्रा सबस्क्रिप्ट लेना होता है, और 2D अरेज में हमें 2 लिए थे, यहाँ पे हम लोग 3 सबस्क्रिप्ट लेते हैं। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ कैसे स्टोर करवाएंगे, बिल्कुल सेम 2D एरेज की तरह यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लिखवा सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 2 रोज हैं, तो पहले पूरी रो को कंप्लीट करेगा, जैसे 1 2 3 फर्स्ट रो के अंदर आ गया, क्योंकि 3 कॉलम्स है ना हमारे पास, तो 3 तक ही तो पहुँचेगा, उसके बाद में नीचे आ जाएगा 4 5 6 दूसरी में, देन 7 8 9 सेकेंड मैट्रिक्स में, 10 11 12 उसकी सेकेंड रो में। और हम 3D एरेज को ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे हमने 2D एरेज में क्या था ना, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कर्ली ब्रेसेस लेके, वैसे ही सेम हम लोग इसमें भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बस कोमा का यूज़ करेंगे। ये बातें ध्यान में रखनी की होती है, छोटी छोटी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी होती है, वरना हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं तो बहुत एरर आ जाते हैं, ठीक है। तो वी हैव कम्प्लीटेड एरे इन दिस वीडियो। डीप के अंदर नहीं पढ़ा है, बस कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, जिसकी हम लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।